हेलो दोस्तों, वेलकम टू 90% नॉर्मी। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी का। ये एक 5 स्टार एनालिसिस होने वाला है। तो मैं इस एनालिसिस में कंपनी के हर एक एस्पेक्ट को निकाल के एकदम डिटेल में आपको बता दूंगा कि ये स्टॉक आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखा तो आपको कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक रेल विकास निगम लिमिटेड, ये एक PSU स्टॉक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने के अंडर काम करता है। इसको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में इनकॉर्पोरेट किया था। और अगर मैं कंपनी के बारे में आपको और डिटेल में बताऊं तो ये जो PSU है, इसका ऑलमोस्ट मोनोपोली रहता है। ये अपना जो प्रोजेक्ट्स लेता है वो नॉमिनेशन बेसिस पे लेता है। तो अब मैं थोड़ा सा इस पर डिटेल में जाऊँगा। 2 टाइप के हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं, एक नॉमिनेशन बेसिस और दूसरा टेंडर बेसिस। तो पहले टेंडर बेसिस बताता हूँ। टेंडर बेसिस में क्या होता है, मैं एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरे को 10 किलोमीटर की लाइन बिछानी है और मैंने 10 इन्वेस्टर्स को, 10 कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया है। मैं बोला कि आप बिड करिए, जो बिड मेरे को सबसे अच्छी लगेगी, जो सबसे सस्ते में मेरे को करके देगा, उसको मैं ये प्रोजेक्ट को दे दूँगा। तो 10 लोगों ने अलग अलग टाइप की बिड लगाई, कोई 10 लगाया, 10 करोड़ लगाया, कोई 5 करोड़। तो मैं सबसे सस्ती 5 करोड़ वाली बिड पे डील फाइनल कर दूंगा। लेकिन ये जो कंपनी है, ये नॉमिनेशन बेसिस पे अपना प्रोजेक्ट लेती है। नॉमिनेशन बेसिस मतलब अब अगर गवर्नमेंट को एक नया प्रोजेक्ट बनाना है तो वो सीधा देखेगी कि मैं किसको प्रोजेक्ट करवा सकती हूँ, तो वो जाएगी रेल विकास निगम लिमिटेड से, वो प्राइस कोट करवाएगी। रेल विकास निगम लिमिटेड बोलेगा कि मैं ये प्रोजेक्ट 10 करोड़ में फाइनल करके दे दूंगा। गवर्नमेंट डील फाइनल करेगी और रेल विकास निगम लिमिटेड या तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को आउटसोर्स करेगा या फिर खुद से वो प्रोजेक्ट बना लेगा। तो ये ऐसे चलता है उसका बिजनेस ऑपरेशन। तो और ज़्यादा अगर डिटेल में आपको जानना है ये कंपनी के बारे में, तो ये प्लानिंग, डेवलपमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एग्जीक्यूशन, ये चारों पांचों काम ये कंपनी खुद करती है। तो मतलब आप समझ लीजिए पूरा एंड टू एंड जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम रहता है वो ये कंपनी करती है। तो कंपनी के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा कंपनी के बारे में। ये देखिए, हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। मुझे इस कंपनी हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के बारे में बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं बस आपको प्रोजेक्ट्स दिखा दूंगा। प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देखिए कौन कौन से इसने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये करने वाला है। ये सब प्रोजेक्ट इसके अंदर आए हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, डायमंड क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, दिल्ली टू चेन्नई। तो ये एक सब्सिडरी है रेल विकास निगम लिमिटेड की। तो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा है मुझे ये स्टॉक का। अब मैं सीधा अपने दूसरे पॉइंट पे आऊँगा, फिगर्स में हम जाएंगे। तो एज ऑन 31 अगस्त 2020 ये स्टॉक आपको 22 रुपये में मिल रहा है। इसका मार्केट कैप 4587 करोड़ है। इसका 52 वीक हाई 29.3 रुपीज़ है और 52 वीक लो 10 रुपीज़ है। इसका बुक वैल्यू है 24.54 रुपीज़। बुक वैल्यू के एकदम पास चल रहा है ये स्टॉक पी इसका 6.09 है। तो ये कुछ मैं इसको ओवर वैल्यूड भी नहीं बोलूँगा, अंडर वैल्यूड, हाँ अंडर वैल्यूड इस मार्केट कंडीशन के हिसाब से मैं इसको अंडर वैल्यूड स्टॉक बोल सकता हूँ। बाकी ये आप फिगर्स देख लीजिए, ये काफ़ी काम के फिगर्स हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है लेकिन अच्छे फिगर्स हैं। कंपनी का पैग रेशियो 0.35 है, इसको हम अच्छा पैग रेशियो मानते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा ग्रोथ दिखाया है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। कंपनी लगातार ग्रो करेगी, आप अभी देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अभी मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये देखिए, इसमें से एक भी साल ऐसा नहीं है जिसमें कंपनी ने 25-30% से कम रिटर्न्स दिए हैं। एक भी साल ऐसा नहीं है सेल्स ग्रोथ में। तो ये काफ़ी बेहतरीन फिगर्स है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपनी की 93% पड़ जाती है और 2-3% इधर आप ये कंसिस्टेंट रहता है इसका एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर कॉस्ट, तो पूरा मिला के इसका यही बनता है। तो 5% मार्जिन रखती है। अब आप बोलेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा लो है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट आप देखिए 5% है, बहुत ज़्यादा लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। 10,000 करोड़ की सेल्स पे 531 करोड़ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल रहा है। लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 857 आ जाता है। यहाँ पे 382 के बाद 664 आ जाता है। तो यहाँ पे अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्ट प्ले करता है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो ये थोड़ा सा आपको बाहर से देखने में, रेशियोज देखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन थोड़ा अंदर से आप ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे, कैश फ्लो के अंदर देखेंगे, तो आपको कंपनी की असली औकात पता चलती है।
ये कंपनी की असली औकात मुझे अभी पता चली, क्योंकि मैं अभी अदर इनकम देख रहा हूँ। अदर इनकम देखिए कितनी बड़ी है कंपनी की, तो कंपनी कुछ हद तक अपने अदर इनकम पे डिपेंडेंट है, ये बोल सकता हूँ मैं। और बाकी अर्निंग्स पर शेयर इसका 3.61, ये अच्छा अर्निंग पर शेयर मानूंगा मैं, लेकिन इसमें इसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है अदर इनकम का, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ लगा मुझे। और बाकी अगर मैं बैलेंस शीट को एनालाइज करूँगा तो बैलेंस शीट मुझे ओके ओके लग रही है। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी ने अपना कुछ डाइल्यूट नहीं किया है, रिजर्व्स कंपनी ने लगातार बढ़ाए हैं, ये पॉजिटिव है। बोरोइंग्स लगातार कंपनी की बढ़ी है, बोरोइंग्स कंपनी की लगातार बढ़ी है। कंपनी ने कुछ मेजर स्टेप्स नहीं उठाए हैं बोरोइंग्स को कम करने के लिए, हल्का फुल्का हर साल वो बोरोइंग्स पे करती है, मैं आपको कैश फ्लो में दिखाऊंगा। और ये अदर लाइबिलिटी आइटम्स में देखिए, अदर लाइबिलिटी आइटम्स में मैं आपको बता दूं, ये इसमें एक लाइबिलिटी होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। वो कंपनी पे कर सकती है, वो कंपनी नहीं भी पे कर सकती है, वो आप डिपेंड करता है। जैसे मेरे ऊपर किसी ने केस कर दिया कि मैंने किसी का इलीगली प्रॉपर्टी हथियाई है, किसी किसान से मैंने कुछ फ्रॉजरी का केस वगैरह करके उसकी प्रॉपर्टी ले ली है, तो मेरे ऊपर केस चल रहा है, वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो 10 करोड़ मेरा कंटिंजेंट लाइबिलिटी बन जाएगा। हो सकता है मैं फ्यूचर में मैं केस जीत जाऊँ तो मैं वो 10 करोड़ रुपये नहीं दूंगा, और हो सकता है मैं केस हार जाऊँ तो वो मैं 10 करोड़ मैं पूरा दे दूंगा केस हार के, तो वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है इसका, मुझे इसका रीज़न नहीं पता है क्या है, लेकिन इसके कंटिंजेंट लाइबिलिटी में बहुत बड़े बड़े अमाउंट रहते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस का कंपनी का निकल जाता है ठीक ठाक, पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन ओवरऑल जो कैश फ्लो रहता है वो हर साल नेगेटिव आता है। सिर्फ एक साल पॉजिटिव आया है, वो भी सिर्फ 571 करोड़ का, तो ये भी एक और नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखूंगा तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये देखिए इंटरेस्ट रिसीव, ये अदर इनकम का पार्ट है। और जो मेन चीज़ मुझे दिखानी थी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ये प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स, ये देखिए कितनी बोरोइंग्स उठाई है कंपनी ने, हर साल इसने इतनी बोरोइंग्स उठाई है। और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स आप देखेंगे तो वो उसका आधा भी नहीं लगता है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट, एक और नेगेटिव पॉइंट है कि कोई बड़े स्टेप्स नहीं उठाए कंपनी ने अपने डेट बर्डन को कम करने के लिए। और डिविडेंड कंपनी ने कंसिस्टेंटली पे किया है, पिछले साल अचानक से उसने थोड़ा कम अमाउंट पे किया था, लेकिन वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। अब मैं अपने तीसरे पॉइंट पे चलूँगा, मैनेजमेंट एनालिसिस में। प्रमोटर ऑफ इंडिया के बारे में आपको एक फैक्ट बताऊँगा, ये देखते हैं। प्रमोटर ऑफ इंडिया, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के कितने बड़े बड़े स्टेक ले चुके हैं, तो ऑफकोर्स ये काफ़ी बड़े बिलियनियर हैं। वॉरेन बफे, आप थोड़ा बच के रहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी लाइन में है, मजाक कर रहा हूँ। ये सारे जो PSUs और गवर्नमेंट की कंपनीज रहती हैं वो प्रमोटर ऑफ इंडिया के नाम पे रजिस्टर रहती हैं। अब ये देखिए DIIs और FIIs, फॉरेन की म्यूचुअल फंड्स और इंडिया के म्यूचुअल फंड्स, इन्होंने पिछले 3 क्वार्टर से, आप यहाँ से देखिए, ये क्वार्टर से, ये यहाँ से, इसने लगातार अपने स्टेक कम किए हैं, इसने भी लगातार अपने स्टेक कम किए हैं। तो ये एक और नेगेटिव पॉइंट मिला मुझे कंपनी का। ये मैनेजमेंट एनालिसिस में मैं एक और नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा आपको, और इसमें और मैं प्रमोटर्स का कुछ वो एनालिसिस कर नहीं सकता हूँ, बाकी अब मैं इसका इंडस्ट्री और पीयर्स एनालिसिस करूँगा। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि इसकी पूरी की पूरी मोनोपोली रहती है अपने इंडस्ट्री में, और इसका इंडस्ट्री भी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, काफ़ी बड़ा अमाउंट चले जाता है बजट का, बड़े बड़े अमाउंट्स निकलते हैं बजट से इस रेल सेक्टर के अलॉटमेंट में। तो इंडस्ट्री तो पैसा है इंडस्ट्री में, और बाकी इसके पीयर्स में देखूँ तो मैं इसका पूरा मोनोपोली रहता है। तो पीयर्स एनालिसिस, इंडस्ट्रियल पीयर्स एनालिसिस में कुछ खास करने को है नहीं, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर बता रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका इंडस्ट्री होगा रेलवे कंस्ट्रक्शन, तो शायद कोई और कंपनी नहीं होगी तो इसलिए दिखा रहा होगा। अब मुझे ओपिनियन बताना होगा बाय सेल होल्ड पे। तो ये स्टॉक अभी कुछ मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे कि इसका एक्सपेक्टेड क्वार्टर रिजल्ट्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और दूसरा जो मैंने पढ़ा है कि इसको बड़े बड़े टेंडर्स मिलने वाले हैं, और फ्यूचर जैसा कि मैं आपको दिखाया ये हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रोजेक्ट्स, तो ये इसकी सब्सिडरी है, तो ऑफकोर्स इसको ग्रोथ मिलने वाला है। तो अगर मैं ट्रेडिंग बेनिफिट से देखूं या फिर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बेनिफिट से देखूं, इसमें इन्वेस्ट करने लायक है, ये आपको रिटर्न्स ज़रूर कमा के देगा। अब मैं सीधा अपने 5 स्टार एनालिसिस पे आऊँगा, और उसके बाद मैं इस स्टॉक के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताऊँगा आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। कंपनी के हिसाब से रेट करना होगा तो मैं इसको 1 स्टार दूंगा, फिगर्स के हिसाब से रेट करना होगा तो मैं इसको 0.75 स्टार्स दूंगा, मैनेजमेंट एनालिसिस में मैं इसको 0.75 स्टार दूंगा, इंडस्ट्री एंड पीयर्स एनालिसिस में मैं इसको 1 स्टार दूंगा, ओपिनियन अगर देना होगा तो मैं इसको बाय का इंडिकेशन दूंगा और 1 स्टार दूंगा।
आइए अब इसके थोड़े पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके प्रोज एंड कॉन्स हमेशा देखने चाहिए। तो इसके पॉजिटिव्स जो हैं, इसका पहला पॉइंट मोनोपोली, इसकी पूरी मोनोपोली है अपने सेक्टर में। दूसरा पॉइंट नॉमिनेशन बेसिस पे इसको टेंडर्स मिलते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तीसरा पॉइंट अंडर वैल्यूएशन, आपको फिगर्स देख लीजिए, पी रेशियो देख लीजिए, प्राइस टू बुक वैल्यू, पैग रेशियो, सब में आपको ये अंडर वैल्यूड स्टॉक मिलेगा। चौथा पॉइंट बुलेट ट्रेन एंड अदर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो जैसा कि हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैंने दिखाया, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और अदर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि इसकी सब्सिडरी के अंदर प्रोजेक्ट्स में आते हैं। तो इसके अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिन पे बहुत बड़ा अमाउंट एलोकेट होता है, वो इसके सब्सिडरी के अंदर काम करते हैं। तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है। पांचवा पॉइंट अगर मैं बताऊँ, डेप्ट जो कंपनी का है, इसके बारे में ज़्यादा वीडियोज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। अभी कुछ दिन पहले किसी न्यूज़ चैनल पे, मुझे याद नहीं है किस न्यूज़ चैनल पे, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था। उसमें प्रमोटर्स जो थे कंपनी के, जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो अपने डेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो न्यूज़ एंकर ने पूछा कि आपका अपनी कंपनी के डेप्ट के ऊपर में क्या ओपिनियन है, आप अपने डेप्ट के बारे में क्या सोचते हैं। कंपनी का डेप्ट बढ़ते जा रहा है कंपनी के ऊपर और ऐसे चलेगा तो नुकसान हो सकता है। तो इनके प्रमोटर्स ने रिप्लाई किया था, इनके वन ऑफ द एक प्रमोटर हैं, उन्होंने रिप्लाई किया था कि हमारे ऊपर जो डेप्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर है, वो एक्चुअली हमारे ऊपर नहीं है, वो बस हमारे बुक्स में दिखाता है। जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट होता है और जो हमारा डेप्ट हम नया लेते हैं, नया बोरोइंग्स हम लोग इशू करते हैं, तो वो बस हमारे बुक्स में दिखा के रह जाता है। जो हमारी पेमेंट्स रहती है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज करती है। हमारी कंपनी से कोई भी प्रॉफिट का पार्ट, कोई भी रिजर्व्स का पार्ट डेप्ट पेमेंट में नहीं जाता है। तो ये काफ़ी ध्यान देने वाला पॉइंट है। आप ध्यान से इस पॉइंट को कंसिडर करिएगा। तो ये अगर पॉइंट एक्चुअली में सही हुआ, अगर ये एक्चुअली में सही हुआ तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हट जाते हैं इस कंपनी से। इसका कैश फ्लो भी पॉजिटिव आ जाता है काफ़ी हद तक, इसके इंटरेस्ट बर्डन पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक और पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिला मुझे। अब मैं इसके नेगेटिव्स पे बात करूँ तो मैं सबसे पहला पॉइंट आपको बताऊँगा डेप्ट। कंपनी का डेप्ट का जो ट्रेंड है वो बढ़ते जा रहा है, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में बढ़ रहा है इसका डेप्ट, और अगर ऐसे बढ़ते जाएगा तो ये कंपनी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। दूसरा पॉइंट, कैश फ्लो नेगेटिव है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। फिगर्स एनालाइज करते समय मैंने आपको खास एम्फेसिस करके बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है कंपनी का और कैश फ्लो नेगेटिव है। ये दोनों पॉइंट वाले स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स हमेशा अवॉइड करते हैं। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे डिपेंड करता है पूरा स्टॉक। ये पूरा जो स्टॉक है ये पूरा का पूरा PSU मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे डिपेंड करता है। अगर इसको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो ये अपना काम कर सकता है, अगर इसको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे तो ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके जो एक पर्टिकुलर ईयर में इसका 96% जो सारे टेंडर्स थे वो सिर्फ रेलवेज ने इसको दिया था, और बाकी सिर्फ 4% थे जो बाहर के थे, वो भी रेलवे से रिलेटेड ही थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अगर इसको काम देना बंद कर देगा तो ये स्टॉक कुछ भी नहीं कर सकता है। चौथा पॉइंट ये है PSU इक्वल टू करप्शन। हमने बहुत सारे PSUs में देखा है, बहुत इंडिया का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हिस्ट्री रहा है करप्शन में। तो ये एक और PSU है, अभी निकला PSU है, तो ये एक और नया फ्रॉड हो सकता है, लेकिन इसको मैं कंसिडर तो नहीं करूँगा अपने नेगेटिव्स में। लेकिन फिर भी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा इस स्टॉक में, इसमें करप्शन हो सकता है। पाँचवा पॉइंट है रेलवे का प्राइवेटाइजेशन। अभी हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, रेलवे में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, तो अगर टेंडर बेसिस पे भी इसने प्राइवेटाइजेशन चालू कर दिया तो ये कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। कंपनी को टेंडर कम मिलेंगे, कंपनी का सेल्स कम हो जाएगा, कंपनी के फिर प्रॉफिट्स कम होंगे। ऐसे ही प्रोपोर्शनेटली हर तरफ कंपनी को हमको डी ग्रोथ देखने को मिलेगा, हो सकता है हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने स्टॉक मार्केट के दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कितना बेहतरीन स्टॉक है ये। आपके ऐसा करने से मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसी फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद।